सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन हिम सेतु ये कहां पर चलाया गया। तो आंसर होगा इसका सिक्किम में। तो अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सेतु नाम से एक बड़ा बचाव अभियान चलाया है। कहां पर? उत्तरी सिक्किम में। एक्चुअली उत्तरी सिक्किम के लाचेन इलाके में भारी बर्फबारी और भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, और इस वजह से लाचेन और चुंगथांग के बीच में सड़क वगैरह टूट गई। कई पर्यटक वहां पे फंस गए। तो फिर हमारी भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हिम सेतु अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद था फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना, टूटी हुई सड़क को फिर से चालू करना। तो सेना ने खराब मौसम और बर्फ के बावजूद रास्ते को साफ किया, नए वैकल्पिक मार्ग बनाए, और यहाँ पे हमारी सेना का साथ दिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी। ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम था हिम सेतु, जो हमारी सेना ने चलाया। कहां पर? उत्तरी सिक्किम में। क्यों चलाया वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आपको ऑपरेशन गंगा याद होगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन सागर बंधु, जो एक चक्रवात आया था श्रीलंका से टकराया, जिसका नाम है दितवा, तो फिर हमने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। जबकि ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार ने जो एक ऑपरेशन चलाया था, एक आपदा राहत अभियान चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच जो भारतीय फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए हमने चलाया था। और ऑपरेशन क्रैकडाउन, अभी तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन नाम है। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, उसको नाम दिया ऑपरेशन गजब लिल हक। ऑपरेशन लायन रॉर, इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया था उसको नाम दिया ऑपरेशन लायन रॉर। और इसी के साथ अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बदले में ईरान ने इनके ऊपर जो हमले किए थे उसको नाम दिया था ऑपरेशन फतह ए खैबर। अभी ऑपरेशन शास्त्र हमने पढ़ा था, दिल्ली पुलिस ने चलाया था, जिसका उद्देश्य है युवाओं के बीच बढ़ते गन कल्चर को रोकना। और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया था। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी नए सीएमडी कौन बने हैं। तो आंसर होगा संजय खन्ना। तो याद रखेंगे सिंपल सा, बीपीसीएल के अभी नए सीएमडी बन गए हैं संजय खन्ना, और इनका कार्यकाल 2029 तक 2029 तक रहेगा। बीपीसीएल से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि बीपीसीएल ने अभी गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया था। कहाँ पे? गुरुग्राम में। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1976 में। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको देखो नियुक्तियां रिवाइज करवाता हूँ। अभी पूछे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने थे? राजकुमार गोयल। कॉल इंडिया के सीएमडी बी साई राम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव। सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने थे विवेक चतुर्वेदी, और इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप फ्रांस से हैं। और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के नए कोच सेंटियागो नेवा। उसके अलावा अभी 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और आइडिया मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के नए चीफ बने अभी जारेड साकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष भरम सलाह बने। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने जस्टिस विक्रमनाथ। भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय कलियंत्री बने, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बनाए गए गेनाडी गोलोविकिन, ये कजाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो ये नियुक्तियां भी न्यूज में थी, सारी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ अभी चौथा संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन ये किया।
तो इसका सही उत्तर होगा इजिप्ट। तो एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन एक्सरसाइज। इस बार ये इसका चौथा संस्करण हो रहा है। भारत और इजिप्ट के बीच में होता है ये। अभी 9 अप्रैल को शुरू हुआ, 13 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? मिस्र के अंशाश में। मिस्र यानी कि इजिप्ट में एक स्थान है अंशाश, वहां पर। इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत है 2023 में ही हुई थी। हर साल इसका आयोजन होता है, एक बार भारत में, एक बार मिस्र में, एक बार भारत में, एक बार मिस्र में। तो लास्ट एडिशन इसका पिछले साल जो हुआ था वो भारत में हुआ था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इस बार मिस्र में हो रहा है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, 2026 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज से बनने वाले प्रश्न हमने पढ़े वो रिवाइज कराता हूं। अभी धर्मागार्जन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ था। कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्नि वर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने किया था, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। जबकि वज्र घात अभ्यास हुआ, भारतीय सेना ने किया, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। लामितिया अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ, सेशल्स में। इन सेतु अभ्यास एयर एक्सरसाइज है, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था, हिंद महासागर क्षेत्र में जो मलक्का जल संधि है उसके आसपास। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना ने किया, ये एक तरह का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। कहा? विशाखापत्तनम। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया, राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था, माहे और केरल के तटों पर। और सी ड्रैगन अभ्यास यूएस नेवी इसका आयोजन करती है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कहां पर? गुआम तट पर, जो पैसिफिक ओशियन में है, भारत ने भी हिस्सा लिया। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने किया था, इसका आयोजन बबिना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी में। अभी काकाडू अभ्यास का आयोजन ये कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। और शक्ति द्वीप 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आप कह दोगे एक तरह का ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया था अंडमान और निकोबार कमान ने। कहां पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये तो सारे 2026 वाले मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करे। अब आज जो एक्सरसाइज था साइक्लोन, वो भारत और इजिप्ट के बीच में चल रहा है, तो मैं आपको इजिप्ट लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में इजिप्ट यानी कि मिस्र। कैपिटल कायरा होती है, करेंसी मिस्र पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह सीसी। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त भी घोषित कर दिया था। और ब्रिक्स का मेंबर, ब्रिक्स आपको पता है इस बार जो इसका 18वां संस्करण है भारत होस्ट कर रहा है। तो इजिप्ट ये ब्रिक्स का मेंबर है, याद रखना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अमूल। तो याद रखना है अमूल। ये वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार इसने कर लिया है, यानी कि उसने 1 ट्रिलियन, जिसे हम बोल सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। और इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है ये प्रश्न? क्योंकि इस तरह से अमूल ये भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसने इतना बड़ा कारोबार किया है। तो एफएमसीजी मतलब हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब है तेजी से बिकने वाले जो उपभोक्ता सामान होते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं, बहुत तेजी से बिकते हैं। इसमें उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, जो पैकेज्ड फूड हो गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अमूल भी एक एफएमसीजी कंपनी है और हमने यही पढ़ा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इसने 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। और इस तरह से इसने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, इनको भी पीछे छोड़ दिया। अमूल की बात कर ले, इसकी स्थापना होती है 14 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर मिलेगा आनंद, गुजरात में। इसके चेयरमैन है अशोक भाई चौधरी। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है। एक कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, सारस्वत सहकारी बैंक। इसने भी वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और उस बैंक के चेयरमैन है गौतम ठाकुर। ठीक है, ये बैंक हो गया। और यहां पर जो हमने बात करी है वो एफएमसीजी कंपनी की करी है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया का पहला बहुत तेज इंटरनेट नेटवर्क, जिसको नाम दिया इन्होंने U6G हर्ट्ज, इसको शुरू किया है। और इस तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात अब 2G नहीं, 3G नहीं, 4G नहीं, 5G नहीं, डायरेक्ट 10G इंटरनेट वाला देश बन गया है। अच्छा, अगर इस चीज को मैं आपको और समझाऊं कि इसका मतलब हुआ क्या, U6G हर्ट्ज ये क्या है, तो ये एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी बैंड है। बैंड मतलब से एक तरह से रेंज हो गई फ्रिक्वेंसी की, यहां से यहां तक। फ्रिक्वेंसी बैंड का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे कि एफएम रेडियो जब आप सुनते थे तो उसमें से फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, मतलब जैसे कि बोल दिया गया कि 50 से लेके 100 तक जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, इसमें सारे के सारे एफएम चैनल्स आएंगे। उसके बाद 100 से 150 है, उसके बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी वो हमने दे दिया, अलॉट कर दी है आर्मी वालों के लिए। आर्मी वालों का कम्युनिकेशन उसके अंदर होगा। उसके बाद 150 से लेके 200 तक के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी है, उसके बीच में कम्युनिकेशन हम दे रहे हैं उड्डयन क्षेत्र को, एविएशन के लिए। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। और फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है आपने पढ़ा होगा, ये हर्ट्ज होती है। और यहाँ पे इसी फ्रिक्वेंसी बैंड को कहा गया गोल्डन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी बैंड बड़ा है। तो इससे क्या फायदा होगा, ज्यादा डेटा एक साथ जा सकता है, नेटवर्क ज्यादा तेज और स्थिर रहेगा। तो इंटरनेट यहाँ पे बहुत तेज हो गया है। कितना तेज संख्या में बताएं तो डाउनलोड जब अगर आप किसी चीज को करते हो तो जो आपकी स्पीड रहने वाली है वो 10 GB पर सेकंड रहने वाली है। मतलब 10 GB की कोई मूवी होगी तो वो 1 सेकंड में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और जो अपलोडिंग स्पीड रहेगी वो 1 GB पर सेकंड रहेगी। जैसे आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे आप कोई वीडियो डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो आप अपलोड कर रहे हो बना करके, तो उस समय जो अपलोडिंग स्पीड होगी वो होगी 1 GB पर सेकंड। इतना तेज होगा ये। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंटरनेट से कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। अगर आपसे पूछे भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में किससे अपना लैंडिंग स्थल चुना? एक तो मुंबई और एक विशाखापत्तनम को। और याद रखना, इसी प्रकार की केबल गूगल भी बिछा रहा है समुद्र के नीचे, और उसका नाम है, उस परियोजना का नाम है गूगल की ब्लू रमन सबसी केबल सिस्टम। और आपको याद होगा नासा का इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 हुआ था, जिसमें भारत से चेन्नई की एक टीम है फोटोनिक्स ओडिसी, इसने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता था। इन्होंने यहाँ पे सैटेलाइट से इंटरनेट का एक कॉन्सेप्ट पेश किया था। और ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया यूपी ने। और अभी मेघालय स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद। और मकसद क्या है ऐसा करने का, स्टारलिंक के साथ समझौता करने का, कि अब मेघालय के दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी के इलाकों में, बॉर्डर वाले क्षेत्रों पे तेज इंटरनेट पहुंचाना। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट अब मिल सकेगा, जो स्टारलिंक देगा, जो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से कुछ प्रश्न ध्यान में रखना। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल आबू धाबी हो गई, करेंसी है दरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 दुबई में हुआ। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी शेख नासर अल नोवेसी, यूएई से हैं। मशरेक, ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना था? यूएई का। उसके अलावा वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया था दुबई ने। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। यूएई में भारत के राजदूत बने थे डॉक्टर दीपक मित्तल। शिक्षा मंत्री जी जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किस देश में अपना पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? यूएई में। एक्चुअली में यहाँ पे अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पर शुरू किया था। ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई में। दूसरा डेजर्ट साइक्लोन 2025, ये भी यूएई में हुआ था। ये भारत और यूएई के बीच में होता है अभ्यास। 2027 में एआई समिट, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, जबकि 2028 वाला एआई समिट होगा यूएई में। और अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये हुआ था दुबई में ही। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां पर शुरू होगी? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना कि महाराष्ट्र के मुंबई में भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी यानी कि आप कह सकते हो ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का भी शिलान्यास कर दिया गया अभी 7 अप्रैल को ही। इसकी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और कहां पर शुरू हो रही है ये? तो इसे मुंबई के कुर्ला से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच शुरू किया जा रहा है। इसका जो पहले चरण में जो रूट होगा वो कितना लंबा होगा? 3.36 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जिसमें टोटल 8 स्टेशन होंगे। और आगे चल करके यानी कि 2031 तक इसे बढ़ा करके 8.85 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, जिसमें 22 स्टेशन आ जाएंगे। मतलब हर 200 मीटर की दूरी पर एक स्टेशन होगा। और यहाँ पे जो एक पॉड होगा, एक डब्बा होगा यूं समझो, जिसमें एक साथ 6 लोग बैठ पाएंगे। इसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरी तरह से बैटरी से ऑपरेट होगा। और एक पॉड में, एक डब्बे में अगर 6 लोग मारे और बहुत सारी भीड़ है, आपको होगी बार बार कितने जने आएंगे, तो हर मतलब यूं समझो हर 15 सेकंड में एक पॉड आता रहेगा, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये पॉड चलेंगे कहाँ पे? तो जिस तरह से मेट्रो के लिए ऐसे पिलर लगा करके ऊपर रोड बनाए गए थे, उसी तरह से पिलर लगा करके ऊपर ट्रैक बनाए जाएंगे जहां पे ये पॉड चलेंगे। और ये ड्राइवरलेस होंगे, मतलब ड्राइवर नहीं चलाएगा, मतलब आप कह सकते हो एआई के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाएगा। और इनको तैयार कौन कर रहा है? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इनको तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी भारत की पहली पॉड टैक्सी, मुंबई में शुरू होगी। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इसी तरह के पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भैया दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू हुई, तो दुबई में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी ये बना रहा है सरला कंपनी, बंगलुरु की है, और उसका नाम होगा शून्य उस टैक्सी का। और देश का पहला सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है भारत टैक्सी। और अभी हमने पढ़ा था दिल्ली, ये भारत टैक्सी पहल के साथ समझौता करने वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और इन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन अभी कहां पर किया? तो आंसर होगा गोवा में। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 सम्मेलन 2026, इसका भी उद्घाटन किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहां पर? गोवा में। अभी 9 और 10 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ। तो आप कह सकते हो ये एक ऐसी मीटिंग है जहां अलग अलग राज्यों के नेता मिलकर के आपस में ये बात करते हैं कि भैया भारत को तेजी से कैसे विकसित बनाया जाए और राज्यों के बीच तालमेल कैसे बढ़ाया जाए। बाकी देखो, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कॉमनवेल्थ नेशंस, जो भी कॉमनवेल्थ देश है, उनके सांसदों की उनकी संसदें इसमें शामिल होती है। और इसका इंडिया रीजन होने का क्या मतलब हो गया? हमने कहा ना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन, मतलब कि जो भारत क्षेत्र है जो इसमें हिस्सा ले रहा है, तो इंडिया रीजन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने इंडिया रीजन को 9 क्षेत्रों में 9 जोन में बांट दिया है। उद्देश्य है ताकि ऐसे जोन करके डिवाइड कर देंगे तो काम करना और मैनेज करना आसान हो जाएगा। जैसे कि जोन 1 में इन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को साथ में रख दिया। उसी तरह से अलग अलग जोन में जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनको साथ में रख दिया, ताकि भैया जब भी इनको मीटिंग करनी हो तो आपस में मिल करके मीटिंग कर लेंगे। कोई भी काम करना होगा तो वो आपस में मिल करके कर लेंगे। तो छोटे छोटे 2-3 राज्य करके अलग अलग जोन बना करके डाल दिया। जैसे अभी 7th जोन की बात करें तो इसमें 3 राज्य आ गए, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। देखो पास पास के ही है। और अभी इसी जोन 7 सम्मेलन का आयोजन हुआ था कहां पर? गोवा में। अब कुछ और सम्मेलन वाले प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। देखो, अभी 11वां रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। और अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था बार्सिलोना, स्पेन में। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ श्रीनगर में। 12वां एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट हुआ भुवनेश्वर में, पहली बार भारत में हुआ। पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम हुआ भारत में। भारत में भी कहा? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। और अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई, यूएई में।
भारत जो है 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कर रहा है, कहां पर? नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 हुआ नई दिल्ली में। गो टेक 2026 जो कि एक गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है, इसका आयोजन पुणे में हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, कहां पर? कैमरून में। वन हेल्थ समिट हुआ लियोन फ्रांस में। और अभी त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। तो भैया हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर साल होम्योपैथी के जो जनक, होम्योपैथी के जो पिता माने जाते हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये जो सैमुअल हैनीमैन है, ये एक जर्मन फिजिशियन थे और उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, इसीलिए होम्योपैथी का जनक इन्हीं को कहा जाता है। और इस दिन की स्थापना पहली बार 2005 में वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, जिसके बाद से हर साल हम इसे मनाते हैं 10 अप्रैल को। अच्छा, थीम की बात करते हैं। थीम क्या है भैया इस बार की? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? 10 अप्रैल को। और थीम क्या है इस बार की? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। चलो एक बार देखते हैं अप्रैल में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये अप्रैल के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद में। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये इसका दूसरा एडिशन है, जो अभी होगा 16 से लेकर 28 जून तक। कहाँ पे? गाचिबौली स्टेडियम हैदराबाद में। और ये लीग रग्बी 7S फॉर्मेट में खेली जाएगी। रग्बी 7S फॉर्मेट का क्या मतलब हो गया? ये रग्बी का एक तेज और एक छोटा फॉर्मेट है, जिसमें हर टीम में केवल 7-7 खिलाड़ी होते हैं। वैसे नॉर्मली देखेंगे तो 15-15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इस 7S वाले फॉर्मेट में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। और इसी फॉर्मेट में ये रग्बी प्रीमियर लीग होगा, इस बार इसका दूसरा एडिशन है। लास्ट टाइम इसका जो पहला एडिशन हुआ था 2025 में, वो मुंबई में हुआ था और उसको चेन्नई बुल्स ने जीता था। रग्बी इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1998 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेसिडेंट है राहुल बॉस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूबी प्रवीण राव को। तो नेस्कॉम फाउंडेशन ने अभी यूबी प्रवीण राव को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? रोस्टो रावणन का स्थान लिया है। तो नेस्कॉम की बात करें तो ये भारत की आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, तो जो भी भारत की आईटी कंपनीज है उनका ये एक संगठन है। इसका काम होता है भारत में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के बिजनेस को बढ़ाना। नेस्कॉम की फुल फॉर्म हो गई है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसकी स्थापना होती है 2001 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अभी नेस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष याद रखना यूबी प्रवीण राव बन गए हैं। वैसे अपॉइंटमेंट में आज मैंने आपको सारे अपॉइंटमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो शीट रिवाइज करवाई दी है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और इनकी जो क्विज है, जो टेस्ट है, वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है। जाकर के आराम से मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर। फिर आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नबील फहमी बन गए हैं। फिर पूछा जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रणवीर सिंह बने। फिर पूछा राष्ट्रीय ज्योतिषी महाकुंभ एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें अभी विलुप्त हो चुकी है?
तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर हमसे पूछा था कि पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन ये कब से कब तक किया जा रहा है, तो 9 से लेकर 23 अप्रैल तक किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को किस रूप में घोषित किया, तो अधिसूचित बीमारी के रूप में, यानी कि नोटिफिएबल डिजीज के रूप में। फिर अगले में पूछा कि आर्टेमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों के द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी तय करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। कितनी दूरी लगभग इन्होंने तय कर ली है, तो आप कहोगे 2,52,000 मील। फिर अगले में पूछा कि अभी 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये कहाँ पर शुरू हुई, तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड की टिहरी लेक में। और त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया, तो आंसर होगा सुधाकर दलेला को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।